गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ चुके थे एसटीडी, ठीक है ना। एमटीपी और एसटीडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं क्या, फेल्योर टू कंसीव, ठीक है। कंसीव नहीं कर पाने की इनएबिलिटी को, कंसीव कर पाने की इनएबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं कि इनफर्टिलिटी में रखते हैं, ठीक है। कंसीव नहीं कर पाने का जो डिफॉर्मिटी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। और इसका भी एक खास क्राइटेरिया दिया गया है तब जब 1 से 2 साल तक, शादी के 1 से 2 साल तक जब हम बात करते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स को प्रेफर किया गया हो, रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स को प्रेफर किया गया हो, तब भी अगर कंसीव नहीं हो पा रहा हो वो मैरिड, तो फिर हम लोग उसे किसमें रखते हैं, हम लोग इनफर्टिलिटी में रखते हैं। नोट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक है कि इनफर्टिलिटी इज नॉट सिनोनिम टू स्टेरिलिटी। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि स्टेरिलिटी का मतलब था कंप्लीट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, जबकि इनफर्टिलिटी को क्योर किया जा सकता है, स्टेबिलिटी को क्योर नहीं किया जा सकता। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनफर्टिलिटी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के हो सकते हैं इनफर्टिलिटी। पहला अगर बात करते हैं तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी, इसमें इस कैटेगरी में हम लोग उन पेरेंट्स को रखते हैं जिन्हें पहले कभी बेबी हुआ ही नहीं है, वो कभी कंसीव नहीं किए, ठीक ना। उसको हम किस में रखते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी फाउंड इन पेरेंट्स who have never conceived before, कभी भी कंसीवनेस हुआ ही नहीं, प्रेगनेंसी हुई ही नहीं, उसमें हम किसको रखते हैं कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी, ठीक है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में हम उन तरह के पेरेंट्स को रखते हैं, उन तरह के पेशेंट्स को रखते हैं जिन्होंने पहले कंसीव किया हुआ है, 1-2 बेबी हुआ है, लेकिन अब उसको नहीं हो पा रहा है, उसको हम किस में रखते हैं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ये आफ्टर मेनोपॉजल वाला नहीं है, ये मेनोपॉज से पहले का है, जो फर्टाइल पीरियड होता है, जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, उसके समय की बात है, ठीक है। इनफर्टिलिटी कैन बी काउज्ड बाय डिफेक्ट्स फाउंड इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल के अंदर ये कुछ डिफेक्ट्स के कारण से हो सकते हैं। हम लोग पहले मेल की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग फीमेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफेक्ट्स के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है, ठीक है। आइए देखते हैं इनफर्टिलिटी अगर मेल की बात करें, ध्यान रखेंगे कि जब नॉर्मल एक फर्टाइल मेल का जो इजैकुलेट होता है, इजैकुलेट का मतलब जो स्पर्म का इजैकुलेशन होता है, सीमेन जो निकलता है, एक इजैकुलेशन में लगभग 2.5 से लेकर के 5 ml तक फ्लूइड होता है। उस 2.5 से लेकर के 5 ml तक का जो वो फ्लूइड होता है, सीमेन जो होता है, उसमें लगभग 200 से लेकर के 300 मिलियन होना स्पर्म होना आम बात है, which having motility, proper fructose content and fluidity। इसलिए प्रॉपर फ्रक्टोज कंटेंट हम इसलिए बात करते हैं ताकि उस स्पर्म को एनर्जी मिल सके। इसी फ्रक्टोज से, चूंकि ये क्या है, शुगर है, और इसको ब्रेक डाउन करके क्या करेगा, स्पर्म एनर्जी लेगा, उसके अंदर मोटिलिटी आएगी, विगोरस एनर्जी आएगी, और फ्लूइडिटी, सीमेन की जो फ्लूइडिटी है, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी कम नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा विस्कस भी नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें कि स्पर्म आराम से फ्लो कर सके, ठीक है ना। तो उसके ये सारे क्या होना चाहिए, ये एक हेल्दी बॉडी में होता है, हेल्दी फर्टाइल मेल के अंदर होता है। एनी डिफेक्ट इन स्पर्म काउंट, या तो स्पर्म काउंट में कोई डिफेक्ट आ गया, या स्पर्म के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ गया, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये है एक्रोसोम, इसके नीचे ये देख रहे हैं, ये हेड पोर्शन, ये उसका मिडल पीस, और फिर ये हो गया नेक वाला पोर्शन, और ये मिडल पीस, और उसके बाद ये हो गया उसका टेल, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि उसके हेड पोर्शन में ही डिफॉर्मिटी होती है। तो हेड पोर्शन में डिफॉर्मिटी होगी तो वो न्यूक्लियस किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि हेड पोर्शन में न्यूक्लियस रहता है। अगर उसके मिडल पीस में डिफॉर्मिटी रहेगी तो उस स्पर्म की मोटिलिटी डिस्टर्ब होगी, उस स्पर्म के पास एनर्जी नहीं रहेगा, पेनिट्रेशन पावर नहीं रहेगा। और अगर मान लीजिए कि टेल पोर्शन में डिफॉर्मिटी रहेगी तो वो स्पर्म अच्छे से फ्लोट नहीं कर पाएगा, वो स्विम नहीं कर पाएगा टुवर्ड्स द ओवम। अगर एक्रोसोम में डिफेक्ट आ गया तो फिर वो फर्टाइल नहीं, क्या कहते हैं कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा एग मेम्ब्रेन के पास, है ना। ये सारे के सारे, या तो स्पर्म काउंट में, अगर स्पर्म काउंट का हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्पर्म काउंट में, स्ट्रक्चर में, मोटिलिटी में, लीड्स टू इनफर्टिलिटी। अगर इन सब में कोई डिफेक्ट आता है तो ये
इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है मेल। हम लोग अगर स्पर्म काउंट की बात करते हैं तो स्पर्म काउंट में ओलिगोस्पर्मिया लो स्पर्म काउंट की बात करते हैं। यहाँ पर अगर स्पर्म काउंट एक तय मानक से अगर कम है तो हम लोग उसे किस में रखते हैं, लो स्पर्म काउंटर में रखते हैं। नॉर्मल स्पर्म काउंट क्या देख रहे हैं हम लोग, 200 to 300 मिलियन पर इजैकुलेट, ठीक है। लेकिन लो स्पर्म काउंट में किसे रखते हैं, इसमें हम लोग रखते हैं लेस देन 15 to 20 मिलियन स्पर्म पर मिलीमीटर। जब हम स्लाइड में देख रहे होंगे इसको, माइक्रोस्कोप के अंदर जब स्लाइड में देख रहे होंगे उस स्लाइड पर 1 मिलीमीटर के अंदर अगर 15 से 20 मिलियन स्पर्म से कम है तो उस कंडीशन को किस में रखा जाता है, ओलिगोस्पर्मिया। ध्यान रखेंगे ये ट्रीटेबल कंडीशन है, हालांकि इनफर्टिलिटी में आता है लेकिन ट्रीटेबल कंडीशन है। दैट्स व्हाई वी से दैट दिस इज नॉट सिनोनिमस विद स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी इज कंप्लीट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, इसमें होगा ही नहीं, लेकिन इनफर्टिलिटी को कुछ हद तक ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। एज़ोस्पर्मिया की बात करेंगे, नियर एब्सेंस और एब्सेंस ऑफ स्पर्म। अगर सीमेन में अगर एब्सेंस ऑफ स्पर्म होता है या फिर इतना कम होता है जिससे कि हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लें, 100-200 है पर मिलीमीटर, तो क्या काम का हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मिलियंस की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर इस रेशियो में अगर स्पर्म है तो उसे किस में रखा जाता है, ए मतलब नहीं होना, जूस्पर्मिया मतलब कि जूस्पर्म्स का, ठीक है। एस्थेनोजूस्पर्म, एस्थेनो वर्ड याद रखेंगे कि एस्थेनो वर्ड आ जाता है जिसके पास की मोटिलिटी नहीं होती या फिर डिस्टर्ब मोटिलिटी होती है। तो और जूस्पर्मिया मतलब जूस्पर्म जिसके पास की डिस्टर्ब मोटिलिटी है, मतलब बोले तो क्या, स्पर्म विद लेस मोटिलिटी। यहाँ पर मोर्टिलिटी की बात नहीं हो रही है, स्पर्म मोर्टिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मोटिलिटी की बात हो रही है, स्पर्म के मोटाइल होने की बात हो रही है, उसके अंदर मूवमेंट की कैपेसिटी कितना है। नेक्स्ट बात करते हैं टेराटोजूस्पर्मी। टेराटोजूस्पर्मी का मतलब होता है स्पर्म की डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी, जिसकी हम बात यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है ना, यानी कि स्पर्म के स्ट्रक्चर के डिफेक्ट। ये दोनों तो आ गए स्पर्म काउंट वाले में, ये आ गया मोटिलिटी वाले में और ये आ गया स्ट्रक्चर वाले में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉज। कॉजेज क्या हो सकते हैं मेल के अंदर, अगर हम बात करते हैं एक मेल के अंदर इनफर्टिलिटी के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। इसमें कुछ कॉजेज नॉर्मल कॉजेज हो सकते हैं, नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स वाले कॉजेज हो सकते हैं, और वो कॉजेज भी हो सकते हैं जो किसी डिजीज के कारण से होता है, जैसे कि एसटीडी में हमने क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन पढ़ा, उसके कारण से हो सकता है, ठीक है। आइए बात करते हैं, अगर हम कॉजेज की बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी में पहला आ जाता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म याद रखिए, क्रिप्टो वर्ड जो है ये CRYPTO, क्रिप्टो वर्ड का मतलब आप इसे सूडो भी कह सकते हैं, सूडो झूठा, है ना, क्रिप्टो छलावा, ठीक है। और ऑर्किडिज्म वर्ड होता है कि डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। अगर टेस्टिस जो है अपने टाइम से अगर एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक में डिसेंट कर जाता है तो इसे हम ऑर्किडिज्म कहते हैं, और अगर ये डिसेंट नहीं कर पाता है तो इसे हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं, ठीक है। अगर कोई ह्यूमन मेल है और उसके अंदर बेबी बर्थ के टाइम तक में क्या होता है कि ये टेस्टिस एब्डोमिनल सैक से टेस्टिस डिसेंड करके स्क्रोटल सैक में आ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है, लेकिन अगर ये स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाया तो इस केस को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा रिलेट कीजिए, मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि अगर टेस्टिस या स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बाकी बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है ना, कम होता है। ये मैंने बताया था लगभग कितना होता है, ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी टेम्परेचर से। क्यों? स्क्रोटम का जो है इस टेम्परेचर पर रहना, बॉडी के टेम्परेचर में इस टेम्परेचर पर रहना उसके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एसेंशियल है। और अगर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के कारण किसी ऑर्गेनिज्म में टेस्टिस जो है एब्डोमिनल सैक से डिसेंड करके स्क्रोटल सैक में नहीं पहुंच पाया, वो एब्डोमिनल सैक में ही रह गया है, तो क्या होगा, वो बॉडी टेम्परेचर पर थ्राइव कर रहा है,
बॉडी टेम्परेचर पर अगर वो टेस्टिस ड्राइव करेगा तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जो एसेंशियल टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं होगा। तो क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म के केस में इनफर्टिलिटी आ सकती है। इसके बाद करते हैं एब्सेंस और ब्लॉकेज ऑफ वासा डिफरेंशिया, है ना। जो स्पर्म का पाथवे है उस पाथवे में अगर कहीं पर ब्लॉकेज होता है या फिर वो ट्यूब ही नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है डिफेक्टिविटी के कारण कि वहाँ पर वो ट्यूब्स नहीं बनते, है ना। तो उसमें क्या होगा कि अगर एब्सेंस होगा या फिर ब्लॉकेज होगा उस ट्यूब का, जो कि स्पर्म का पाथवे वाला ट्यूब है, तो उस केस में भी स्पर्म मूव करके बाहर नहीं आ पाएगा, इजैकुलेट में नहीं आ पाएगा, तो उसे हम लोग किसमें रखेंगे, इनफर्टिलिटी में रखेंगे। नेक्स्ट है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया, हाइपर बोले तो क्या ज्यादा, थर्मिया बोले तो क्या टेम्परेचर। अभी जस्ट हमने बात की, लेकिन ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है। क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म में तो टेस्टिस एब्डोमिनल सैक में रह गया, जिसके कारण से वहां पर टेम्परेचर उसको ज्यादा झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर हाइपरथर्मिया है किसके कारण से, वेरिकोसील के कारण। ये वेरिकोस वेन का एक डिफेक्टिव फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि वेन्स जो होते हैं वो स्वेल कर जाती हैं और वेरिकोस वेन में कन्वर्ट हो जाती है, उसका ये कंडीशन है वेरिकोसील। वेरिकोसील के कंडीशन में उसके अलावा अगर हाइड्रोसील बन जाता है, हाइड्रोसील बोले तो क्या, जो टेस्टिस है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रो बोले तो पानी, सील बोले तो एविटिंग, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर के पानी भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोसील कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा फाइलेरियासिस, ठीक है, फाइलेरिया का अटैक हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम पर ये लिम्फ नोड्स और जेनाइटल्स को अफेक्ट करता है, तो जेनाइटल्स इसमें अफेक्टेड होंगे और इसके कारण से क्या आ जाएगा, इनफर्टिलिटी आएगा। इसके अलावा टाइट अंडरगारमेंट्स, ये भी हाइपरथर्मिया कॉज कर सकता है। अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स पहनने के शौकीन है तो वो थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे यहाँ पर कि टाइट अंडरगारमेंट्स के कारण से भी हाइपरथर्मिया कॉज हो सकता है और वो जगह इतना ज़्यादा हमेशा गर्म रहेगा कि वहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन लो हो सकता है। उसके अलावा वर्किंग इन दी हॉट एनवायरनमेंट, अगर कोई कोयले की भट्टी के पास हमेशा दिन रात काम कर रहा है तो वहाँ पर भी क्या होगा कि उसका बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई रहेगा कि वहाँ पर तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने का कोई फायदा भी नहीं हो पाएगा और वहाँ पर क्या है कि वो स्क्रोटम इतना ज़्यादा टेम्परेचर झेल रहा होगा कि वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्टेड होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर वर्किंग इन हॉट एनवायरनमेंट कंडीशन में ही हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत लोगों को क्या होता है, लैपटॉप बोले तो क्या, लैप बोले तो क्या, जो आप लोग पालतू जानवर पे बैठते हो उसे लैप हम लोग कहते हैं, और टॉप उस पर रखने वाला जो हमारा डिवाइस है लैपटॉप कहते हैं, उस पर बैठ करके लोग काम करते हैं। तो लैपटॉप के नीचे से क्या होता है कि गर्म होता जाता है, जिसके कारण से नीचे का एनवायरनमेंट गर्म होता है और उस एनवायरनमेंट में आपका स्क्रोटम साइड अगर लाई करता है उस जगह पर रख करके आपको क्या लगातार लैपटॉप यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग लेट जाते हैं और फिर लैपटॉप को रख करके वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन क्या होगा, वहाँ पर हाइपरथर्मिया कॉज होगा। और अगर स्क्रोटम लगातार ये कंडीशन झेलता रहेगा तो क्या होगा कि वहाँ पर वो स्पर्म का प्रोडक्शन कम करने लग जाएगा, थोड़ा सा अलर्ट रखने से, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शन की बात करते हैं, मम्स के इन्फेक्शन में और क्लेमाइडिया, अभी जस्ट मैंने बात की थी क्लेमाइडिया के इन्फेक्शन में क्या हो सकता है कि इनफर्टिलिटी आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहलिज्म के केस में भी ये कंडीशन बन सकती है। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का केस है, उसमें भी क्या होगा, ये कंडीशन बनेगा। उसके अलावा गोनेडोट्रोपिन की डेफिशिएंसी के कारण भी ये कंडीशन बन सकती है। गोनेडोट्रोपिन एक गोनैड्स पर एक्शन करने वाला हार्मोन है, इसके बारे में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर के देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर साइटोटॉक्सिक ड्रग किसी ने यूज किया तो स्पर्म भी क्या है, सेल है, तो साइटोटॉक्सिक सेल को मारने वाला अगर किसी ने ड्रग यूज किया है तो उस केस में भी क्या होगा कि उसका अमाउंट कम रहेगा। उसके अलावा रेडिएशन एक्सपोजर से भी क्या होता है, स्पर्म काउंट लो होता है। और बहुत टाइम पर क्या होगा कि अगर सीमेन के अंदर फ्रक्टोज कंटेंट कम है, अभी जस्ट हमने बात की थी कि फ्रक्टोज कंटेंट उसके अंदर अच्छी खासी होनी चाहिए। हाई प्रोस्टाग्लैंडिन, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज़्यादा है तो स्पर्म की मोटिलिटी को अफेक्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा विस्कस है, फ्लूइडिटी मेंटेन नहीं हो पा रही, बहुत ज़्यादा विस्कस है, सीमेन बहुत गाढ़ा है तो स्पर्म मोटाई नहीं रह पाएगा ढंग से। लो वॉल्यूम ऑफ इजैकुलेट, अगर इजैकुलेट ही बहुत कम है,
ठीक है ना, लगभग 2.5 से लेकर के 5 ml से बहुत ही ज़्यादा कम है, इतना कम इजैकुलेट है कि वो अपने 15 से 20 मिलियन के क्राइटेरिया को भी अचीव नहीं कर पाता है, तो उस केस में भी क्या आएगी, इनफर्टिलिटी आएगी। सबके ट्रीटमेंट की हम लोग बात करेंगे, इस सब का क्या उपाय हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे क्या, इनफर्टिलिटी इन फीमेल के बारे में। अभी हमने देखा इनफर्टिलिटी इन मेल, ठीक है। आइए देखते हैं इनफर्टिलिटी इन फीमेल। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इनफर्टिलिटी इन फीमेल की बात कर रहे हैं तो ये होता है, अगर फर्टाइल मेल की बात, फीमेल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो रेगुलरली ओव्यूलेट करती हैं, रेगुलरली ओव्यूलेट करती हैं वंस इन एवरी साइकिल, ठीक है ना। एक बार राइट ओवरी से, एक बार लेफ्ट ओवरी से, अगर इस बार लेफ्ट ओवरी से हुआ है तो नेक्स्ट टाइम वो राइट ओवरी से होगा। इस तरह से करके वो रेगुलरली हर साइकिल में ओव्यूलेट करती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो एग जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पास डाउन होता है, ठीक है, which develops the condition for smooth passage of sperm and implantation of the egg, ठीक है ना। वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नीचे पास डाउन होगा, तभी ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो पाएंगे। कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करते हैं फीमेल के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि पहला तो कि ओवम प्रोड्यूस ही ना हो, और दूसरा क्या हो सकता है कि उसके पास डाउन होने में कोई प्रॉब्लम होती हो, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। ये किस किस कारण से हो सकता है, अगेन ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट के कारण सकता है, ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट के कारण हो सकता है, ये किसी डिजीज के कारण हो सकता है, या फिर ये असिस्टेड प्रोग्राम के तहत आ सकता है, ठीक है। एन ओव्यूलेशन की अगर हम बात करते हैं तो एन ओव्यूलेशन मतलब कि ओव्यूलेशन का एब्सेंस नहीं होना, ठीक है, मतलब एब्सेंस नहीं होना नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब ओव्यूलेशन का एब्सेंस मतलब कि एग का प्रोड्यूस नहीं होना, ठीक है, एनोव्यूलेशन। या फिर ओलिगो ओव्यूलेशन, ओलिगो ओव्यूलेशन का मतलब क्या हुआ कि ओव्यूलेशन हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, एक्सपेक्टेड जितना होना चाहिए यहाँ पर, चूंकि एक ही एग आता है, ठीक है ना। तो एक बार सपोज करो कि राइट से आया लेकिन लेफ्ट से नहीं आया नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम अगर हम फर्टिलिटी की सोच रहे हैं, कोई अगर कपल उस मंथ में सोच रहा है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि उसके पास ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सपोज करते हैं कि कोई आदमी है, वर्क से आता है, मतलब कहीं पर बाहर रहता है, और अगर वो मार्च में आता है, मार्च में वहाँ पर क्या हुआ कि मार्च में ही ओलिगो ओव्यूलेशन के कारण हुआ है कि मार्च में ही ओव्यूलेशन नहीं हुआ, फिर क्या है कि अप्रैल में हुआ, फरवरी में हुआ था, ठीक है ना। फरवरी में ओव्यूलेशन हुआ, अप्रैल में हुआ, ये दोनों राइट के कारण हुआ, लेकिन जब लेफ्ट की बारी आई तो ये लेफ्ट कर गया, ठीक है ना। इसके कारण से ओव्यूलेशन नहीं हो पाया, तो वो कपल कंसीव नहीं कर पाएगा, तो वो भी इनफर्टिलिटी में आएगा। तो ओलिगो ओव्यूलेशन ड्यू टू डेफिसिट फंक्शनिंग ऑफ हाइपोथैलेमी पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स और बाय थायराइड और एड्रिनल डिसफंक्शन। एड्रिनल ग्लैंड हम जानते हैं गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करते हैं, तो ये गोनाडोट्रोपिन्स वहाँ पर एक्ट करते हैं। अगर थायराइड या फिर एड्रिनल जो हार्मोन्स है उसका अगर ढंग से एक्शन नहीं हो पाया, उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी है, तो उसके कारण से भी, और हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के कॉम्बिनेशन से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो भी अगर अफेक्टेड होते हैं, तो भी ऐसा कंडीशन बन सकता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो इनएडिक्वेट ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, अगर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो पाया, जैसे कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरोन अगर ढंग से सिक्रेट नहीं हो पाया तो उसके कारण से भी आगे दिक्कतें आएंगे, रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन एंड डेफिशिएंट सिक्रेटरी चेंजेस इन एंडोमेट्रियम। हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियम क्यों जरूरी होता है, कि एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन होना है, वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आकर के एंडोमेट्रियम में ही जाकर के धसेगा, किस फॉर्म में, ब्लास्टोसिस्ट के बाद वाले स्टेज में, ठीक है ना। तो ये एंडोमेट्रियम ढंग से तैयार नहीं हो पाएगा, नॉन एज ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है, ये ल्यूटियल फेज का डिफेक्ट है, इस कारण से हम लोग ल्यूटियल फेज डिफेक्ट कहते हैं ये, और ये क्या होता है, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ओवम इज ट्रैप्ड इनसाइड द फॉलिकल, अगर वो फॉलिकल से बाहर आ ही नहीं पाया, फॉलिकल रप्चर नहीं हो पाया, किसके कारण से, एलएच के सर्ज नहीं होने के कारण से, ठीक है ना, ड्यू टू हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, ठीक है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। मैंने ये कंडीशन आपको बताया था कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर के अंदर क्या होता है कि लगभग 6 मंथ के ड्यूरेशन तक ये देखा गया है कि प्रोलैक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि उन मदर्स के अंदर ओव्यूलेशन नहीं होता है,
ठीक है ना। तो ये क्या नहीं होता, वहां पर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर, मैच्योर होकर के रप्चर नहीं होता, रप्चर नहीं होता है तो फॉलिकल उसके अंदर ट्रैप्ड रहते हैं। किसके कारण से, हाइपर बोले तो क्या, ज्यादा होना, प्रोलैक्टिनीमिया, ठीक है, ठीक है, प्रोटैक्टिनीमिया, प्रोलैक्टिन के हाई कंसंट्रेशन के कारण जो यहाँ पर एनओव्यूलेशन का जो केस बना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, जिसे कि आप लोग लैक्टेशनल एमिनोरिया भी कहते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू एक्सेसिव लैक्टेशन या फिर एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है ना, अप टू 6 मंथ। डिफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर, यूट्रस के अंदर अगर कोई डिफेक्ट है या फिर एंडोमेट्रियम के अंदर अगर कोई डिफेक्ट है किसी डिजीज कंडीशन के अंदर तो भी हो सकता है, जैसे क्लेमाइडिया के इन्फेक्शन में भी होता है। कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्रोमोसोमल दिक्कतें हो सकती है, फाइब्रॉइड्स यूट्रस हो सकता है, यूट्रस के अंदर अगर फाइब्रॉइड कंडीशन हो गया है तो भी, डिफेक्ट्स इन द सर्विक्स, सर्विक्स रीजन में, चाहे कंजेनाइटल इलोंगेशन के कारण या फिर ऑक्लूजन, ऑक्लूजन का मतलब होता है कि किसी चीज के कारण वहां पर एक रुकावट पैदा हो रहा है, उसे ऑक्लूजन कहते हैं। बाय पॉलिप, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये सर्विक्स एरिया है, अगर ये सर्वाइकल रीजन वाला एरिया है तो इस जगह पर अगर देखा जाए इस तरह से करके कि यहाँ पर अगर कोई पॉलिप का फॉर्मेशन हो गया या सर्विसाइटिस के कारण ये एरिया पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, स्वेलिंग के कारण सर्विसाइटिस, स्कैंटी और एक्सेसिव सर्वाइकल म्यूकस, अगर यहाँ पर सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो सारे के सारे स्पर्म ट्रैप हो जाएंगे। इस सारे कंडीशन में क्या होगा कि स्पर्म ये जो है आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा, और या फिर उसके अंदर क्या हो सकता है कि इस म्यूकस में एंटीस्पर्मिक एंटीबॉडीज हो, ठीक है ना, एंटीस्पर्मिक एंटीबॉडीज हो तो भी क्या हो सकता है, स्पर्म वहीं पर डाई कर जाएंगे, नहीं आगे ट्रेवल कर पाएंगे। उसके अलावा डिफेक्टिव वेजाइनल ग्रोथ, अगर वेजाइना के अंदर डिफेक्टिव ग्रोथ हो रहा है तो भी क्या होगा कि स्पर्म रीच आउट नहीं कर पाएगा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब तक, और फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होगा। ये सारे केसेस जो है ये क्या है, इनफर्टिलिटी इन फीमेल, ये सारे केसेस हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें ART की, अगर इनफर्टिलिटी आ गई है तो उसे हम लोग किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हम लोग ART का जो सहारा लेते हैं, इसमें ART क्या है, ART होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन को असिस्ट किया जाता है बाय द साइंटिफिक मींस, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या फिर ART। तो ART के थ्रू कैसे कंसीव करवाया जाता है उसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग बात करेंगे उस टाइप के इनफर्टिलिटी की जिसको कि मेडिसिन से क्योर नहीं किया जा सकता है, उसको ART के थ्रू उसका इलाज किया जाता है। और ART का फुल फॉर्म क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्ट किया गया है, साइंटिफिक मीन्स से उसको असिस्ट किया गया है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इट रेफर्स नॉट ओनली टू द IVF, बहुत केस में क्या होता है कि इसको IVF मान लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ, जबकि ऐसा नहीं होता है। IVF भी ART का पार्ट है, और उसके अलावा IVF के अलावा भी बहुत सारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के टाइप्स होते हैं। यूजुअली आपको जो क्लिनिक्स देखने के लिए मिलते हैं, फर्टिलिटी क्लिनिक्स, उनमें IVF का ही जिक्र होता है, उसके अलावा भी उसमें यूज़ होता है। IVF चूँकि पॉपुलर नेम है तो उसके ज़रिए ही यूजुअली वो लोग अपना प्रचार करते हैं, ठीक है। IVF में अगर बात करते हैं तो बट ऑल्सो दी सेवरल वेरिएशंस असिस्टेड टू द पेशेंट अंडर यूनिक कंडीशन, कुछ यूनिक कंडीशन के अंदर इसको अप्लाई किया जाता है। These procedures are usually paired with more conventional therapies। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ART में, इसमें और भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इक्विपमेंट्स वगैरह इसमें लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं। यही रीज़न है कि IVF या फिर ART जो है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, एक्सपेंसिव प्रोसीड्यूर में आता है ये, ठीक है। कुछ IVF के हम लोग यहाँ पर जिक्र करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है IVF, ठीक है, कुछ ART की जिक्र करते हैं। पहला है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसीड्यूर स्टार, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें क्या किया जाता है कि एग्स आर कॉम्बाइंड विद पार्टनर्स स्पर्म इन अ डिश इन द लेबोरेटरी, और इसको कुछ स्टेज तक ग्रो कर दिया जाता है, उसके बाद जाकर के इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखिए वर्ड क्या यूज हुआ है, इन विट्रो, दो वर्ड्स होती हैं, ठीक है। एक होता है इन विवो
और होता है एक इन विट्रो। अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी हुआ है तो उसे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आउटसाइड, तो आउट में टी लगा हुआ है, टी टी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आउटसाइड द बॉडी अगर फर्टिलाइजेशन अचीव किया गया है तो उसे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और अगर इनसाइड द बॉडी अगर अचीव किया गया हो तो इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिर्फ आप टी से डिफरेंशिएट कर लेंगे कि विट्रो तो आउटसाइड द बॉडी, तो और जिसमें टी साइलेंट है वो इनसाइड द बॉडी, ठीक है। इन विवो यहां पर हम बात कर रहे हैं इन विट्रो, यानी कि आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है। देखिए आप क्या किया गया है कि पार्टनर के स्पर्म को लिया गया है और एग को लिया गया और दोनों को लेबोरेटरी में डिश में फर्टिलाइज करवाया गया है अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशन को प्रोवाइड करवा करके, ऐसे तो जाके मीट नहीं कर पा जाएंगे तो उसको इंड्यूस किया जाता है मीट करने के लिए। वंस फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड द एम्ब्रियो डेवलप फॉर 3 to 5 डेज, जिसमें वो कुछ सेल्यूलर स्टेज तक पहुंच जाती हैं, उसके बाद जा करके बिफोर बीइंग प्लेस्ड इन द यूट्रस, उसके बाद उसको यूट्रस में प्लेस किया जाता है इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। ये हो गया IVF। ये उस तरह के पर्सन में किया जाएगा, उस तरह के पेरेंट्स के अंदर किया जाएगा जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन अचीव नहीं हो पा रहा है। वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं नॉर्मली, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, उस फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन का कंडीशन अप्रोप्रिएट नहीं है, उसके अंदर IVF यूज़ किया जाएगा। लेकिन उसके अंदर इम्प्लांटेशन हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है, तो IVF यूज़ किया जाएगा। ICSI की बात करते हैं। ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI नाम से ही क्लियर है। इंट्रा बोले तो क्या, अंदर, साइटोप्लाज्मिक यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया गया है। यहाँ पर हेल्प लिया जाता है एक माइक्रो निडल का। किसका हेल्प लिया जाता है? माइक्रोस्कोपिक निडल का, माइक्रो निडल का, और उसकी हेल्प से स्पर्म को साइटोप्लाज्म में, किसके साइटोप्लाज्म में, ओवम के साइटोप्लाज्म में पेनेट्रेट करवा करके इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ICSI, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं GIFT, गिफ्ट, ठीक है। ये वो गिफ्ट नहीं है, उपहार जो दिया जाता है, लिया जाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज के बाद गिफ्ट जरा संभल करके लेना, ठीक है। और अगर गिफ्ट लेना तो इस गिफ्ट को एक बार ध्यान में रख लेना कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर किया जाता है इस केस में, ठीक है। इस केस में क्या हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ ओवम collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce one। ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर इस वाले कंडीशन में हमने बात की थी कि यहाँ पर वो फीमेल जो है वो गैमेट प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन उसके अंदर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था, फिर इम्प्लांटेशन भी हो जा रहा था, बस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, हमने IVF यूज़ किया। अगर वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो उसको सिर्फ और सिर्फ गैमेट की ज़रूरत होगी, बाद बाकी सारे कंडीशन वो फुलफिल कर रही है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके अंदर इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर सिर्फ गैमेट डालेंगे और काम हो जाएगा। तो गैमेट जो है हम लोग कहाँ से कलेक्ट करेंगे, किसी डोनर से कलेक्ट करेंगे, किसी और फर्टाइल वुमन से उस एग को कलेक्ट करेंगे और जो वुमन कंसीव करना चाहती है उसके अंदर वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद वो नॉर्मल मूवमेंट करते हुए आती हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, उसका इम्प्लांटेशन होता है और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो होता है। सिर्फ और सिर्फ किसको ट्रांसफर किया गया है, गैमेट को। कहाँ पर, इंट्रा, अंदर, किसके, फैलोपियन ट्यूब के, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया गया, इसीलिए हम लोग इसे GIFT कहते हैं, ठीक है। हालांकि जी जो है ना बहुत जगह पर Z को भी कहा गया, यहाँ पर हम जी कह रहे हैं, जी, ये जी है और ये जी है, तो GIFT, ठीक है। हम लोग जी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना।
बट कैन प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। सुटेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकता है फर्टिलाइजेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए। सिर्फ गैमेट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है ढंग से, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जिफ्ट को प्रोवाइड करेंगे। ZIFT जिफ्ट को कब प्रोवाइड करेंगे, देखिएगा, ज़ायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पर ज़ायगोट को ट्रांसफर किया गया, कहाँ पर, इंट्रा, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ज़ायगोट को ट्रांसफर किया गया। ज़ायगोट बोले तो क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ द आफ्टर द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, उसको ट्रांसफर किया गया इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। ओवा फ्रॉम द वाइफ या फिर डोनर। अगर वाइफ गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो डोनर से भी लिया जा सकता है। एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर। मान लेते हैं कि स्पर्म जो है, हस्बैंड भी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है ढंग से, या फिर ओलिगोस्पर्मिया या एस्थेनोजूस्पर्मिया है या फिर टेराटोस्पर्मिया है, कोई सा भी कंडीशन पैदा हो रहा है उसके अंदर हस्बैंड जो है स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है और डोनर की हेल्प ले रहा है, तो भी कभी कभी क्या होता है, कुछ कंट्रीज में क्या है कि कुछ कपल्स चाहते हैं कि हमारा बेबी पर्टिकुलर किसी एक क्वालिटी के साथ पैदा हो, तो वो लोग इस हद तक गुजर जाते हैं कि वो लोग डोनर का यूज करते हैं जो कि हाई क्वालिटी वाला होता है। हाई क्वालिटी कहने का मतलब कि उसके अंदर पहले से कोई इनहेरेंट क्वालिटी हो, उसके अंदर कोई सोमैटिक वेरिएशन हो, जैसे कि वो बहुत अच्छा कोई खेलता हो, बहुत अच्छा कोई सिंगिंग करता हो, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो बहुत हैंडसम दिखता हो, तो वो उस सब टाइप का प्रेफर करने के लिए क्या करते हैं कि इस केस में ZIFT के केस में क्या किया जाता है, उस डोनर का भी स्पर्म कलेक्ट किया जाता है या फिर उस डोनर का ओवम कलेक्ट किया जाता है। आर कलेक्टेड, ठीक है, या तो वाइफ से या डोनर से ओवम कलेक्ट किया गया, डोनर फीमेल से, और या फिर हस्बैंड या डोनर मेल से स्पर्म कलेक्ट किया गया, और दोनों को इंड्यूस टू फॉर्म ज़ायगोट इन लेबोरेटरी, ठीक है, ज़ायगोट को फॉर्म करने के लिए दोनों को इंड्यूस किया गया। वंस ज़ायगोट इज फॉर्म्ड, फिर क्या किया जाएगा कि इसको या तो ज़ायगोट स्टेज में ही या फिर अर्ली एम्ब्रियो स्टेज अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि अप टू 8 ब्लास्टोमेयर मैंने आपको बताया हुआ है कि ज़ायगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो के स्टेज में ही उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो क्या ट्रांसफर किया गया, ज़ायगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो को, इस कारण से हम इसे ज़ायगोट के ट्रांसफर होने के कारण हम इसे ज़ायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। कोई डाउट, ठीक है। अब आते हैं AI पर, जिसको कि हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये उस केस में किया जाता है जब मेल जो है वो इंसेमिनेट करवाने में असफल होता है। किस केस में हो सकता है, अगर उस पर्सन के अंदर क्या होगा कि अगर उस पर्सन के अंदर अगर इनफर्टिलिटी कारण अगर स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लो है। दूसरा ED वाला कंडीशन जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ED ये एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ये ED बोले तो क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। मैं इसे लिख देता हूँ कहीं पर, यहाँ देखेंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें क्या होता है कि किसी पर्सन का जो है पेनिस वो ढंग से इरेक्ट नहीं कर पाता है। हम जानते हैं पेनिस ढंग से अगर इरेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो वजाइना में ढंग से एंटर नहीं कर पाएगा और इसके कारण से इंसेमिनेट नहीं कर पाएगा। इंसेमिनेशन प्रोसेस आप लोग याद कीजिए। इंसेमिनेशन मैंने क्या बताया था, अगर ट्रांसफर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से डायरेक्टली अगर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर ट्रांसफर होता है तो हम लोग क्या कहते हैं स्पर्म का, तो उसे हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। अगर वो ऐसा कर पाने में असफल होता है कोई पर्सन, तो उस केस में क्या किया जाता है, AI का सहारा लिया जाता है और आर्टिफिशियली या तो फ्रॉम द हस्बैंड या फिर एक हेल्दी डोनर से जो स्पर्म लेकर के उसको विजाना में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, यूट्रस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आजकल बहुत सारी काउज में आप लोग ये देखते होंगे कि वहाँ पर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, जो कि एक सुपीरियर बुल का सीमेन लिया जाता है और उस सीमेन को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम सीमेन का कलेक्शन करते हैं, एक एक स्पर्म चुनने नहीं जाते हैं, सीमेन ले लेते हैं, ठीक है ना। सबसे लास्ट आता है सरोगेसी। सरोगेसी में क्या होता है कि एक फीमेल दूसरे के लिए अपने वॉम्ब में बेबी कैरी करने के लिए तैयार हो जाती है, फुल गेस्टेशन अप टू फुल टर्म।
फुल टर्म हम लोग किसे कहते हैं, जो कि कंप्लीट गेस्टेशन, मतलब प्रेगनेंसी का जो पूरा का पूरा 9 मंथ का पीरियड है तब तक के लिए बेबी को अपने वॉम में कुछ पैसों के लिए रखने के लिए तैयार हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सरोगेसी कहते हैं। कोई आजकल बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें क्या होता है, फीमेल ये नहीं चाहती हैं कि उनका फिगर खराब हो, चाहे जिस भी कारण से हो, उनकी जो भी सोच है, ये मतलब मैं इस बात को लेकर के कोई भी मतलब नहीं कोई टर्म दूंगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर अगर मान लेते हैं कि अगर वो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहती हैं कि उनका ये सब कंडीशन ना आए, वो उस पेन को बेयर ना करे, लेबर पेन को, तो इन सब कंडीशन से बचने के लिए वो क्या करती हैं, वो सरोगेसी को प्रेफर करती हैं। वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्री की जो फीमेल हैं या फिर जो बहुत ही ज़्यादा रईसी से रखने वाले जो फीमेल वगैरह हैं, वो क्या करती हैं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज या फिर छोटे एरियाज़ में जाकर जहाँ पर कि फीमेल पैसे लेकर के इस सारे प्रोसीड्यूर को झेलने के लिए तैयार हो जाए, वहाँ पर जाती हैं और उनको पैसे, जब तक वो उस पीरियड में होती हैं, गेस्टेशनल पीरियड में वो फीमेल्स होती हैं, तब तक उनको वो पैसे देते हैं और वो उस बच्चे को पालती है, ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, सरोगेसी। अनदर वुमन कैरीज एम्ब्रियो और द फुल टर्म, ठीक है।